नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाकी का जो पेपर था उसका 30 तक हम लोग कर चुके थे। इसके बाद का हम लोग सॉल्व करते हैं। ये घटना चक्र का हम लोग सीरीज़ लगा रहे हैं, तो उसी का ये सेकंड पेपर था दिसंबर का, सेकंड शिफ्ट का। तो उसी को हम लोग आगे 30 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब 31 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम पीढ़ी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी प्रमुख प्रौद्योगिकी है? तो यह वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब तकनीक का उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्मित करने के लिए किया गया था। इसका आविष्कार वर्ष 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों एवं माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। तो वैक्यूम ट्यूब का कौन से में? प्रथम पीढ़ी में, और ट्रांजिस्टर का द्वितीय पीढ़ी में, और इंटीग्रेटेड सर्किट का तृतीय पीढ़ी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेकंड में ट्रांजिस्टर है, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब है, और थर्ड में क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और जो माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल है वो हमारी पाँचवीं पीढ़ी में किया गया था। ठीक है। अगला है इंटरनेट के विकास को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित घटनाओं को उल्टे क्रमानुसार अर्थात सबसे नवीनतम घटना से प्राचीनतम घटना के क्रम में रखना है। इंटरनेट के विकास को प्रभावित करने वाली घटना, तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था ये CERN, CERN में WW का सृजन हुआ था। फिर इसके बाद हुआ था DNS का कार्यान्वयन। फिर इसके बाद हुआ था ARPANET में TCP एंड IP का क्रियान्वयन, ये प्रोटोकॉल है। और इसके बाद हुआ था ARPA की स्थापना, और सबसे लास्ट में हुआ था स्पुतनिक फर्स्ट का प्रशिक्षण। ठीक है। तो CERN जो CERN है में WW का सृजन हुआ था। ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने CERN में कार्य करते हुए 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। तो टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था WW का आविष्कार। DNS का कार्यान्वयन, डोमेन नेम सिस्टम DNS सर्वप्रथम वर्ष 1983 में बनाया गया था। यह वर्ष 1986 में मूल इंटरनेट मानकों में शामिल हो गया था DNS। इसके बाद ARPANET में TCP/IP का कार्यान्वयन हुआ था। यह हुआ था वर्ष 1982 में। नॉरसार एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने ARPANET को छोड़कर सेटनेट पर TCP/IP का उपयोग करना शुरू किया। 1 जनवरी 1983 में फ्लैग डे को TCP/IP ARPANET के मानक प्रोटोकॉल बनाए गए। इसके बाद है DARPA, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के एक अनुसंधान एवं विकास है। यह सेना द्वारा उपयोग हेतु उभरती प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उत्तरदायी है संस्था है। इसकी स्थापना 7 फरवरी 1958 को हुई थी। स्पुतनिक 1 प्रशिक्षण, यह 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था। USSR ने पृथ्वी की कक्षा में जाने वाली पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया था। उपग्रह का भार कितना था? उपग्रह का भार था 83.6 किलोग्राम। यह बीच बॉल के बराबर का था। अगला है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से कौन से कथन सही हैं? एक तो सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है। ठीक है, ये सही है। सेकंड है ग्राफिक्स में पाई जाने वाली वीडियो मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ये भी दोनों सही है। इसके बाद प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में सबसे तेज़ मेमोरी होती है, ये गलत है। कैसे होती है शायद, मैं पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। मेमोरी मानव मस्तिष्क के सदृश होती है। इसका उपयोग डेटा एवं निर्देशों को संग्रहित करने हेतु किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी को मुख्यतः प्राथमिक एवं द्वितीयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। इसका इस्तेमाल डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। द्वितीयक मेमोरी बाह्य संग्राहक यंत्रों को संदर्भित करती है। सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होती है, जबकि ग्राफिक्स में पाई जाने वाली वीडियो मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है।
ध्यातव्य है कि प्राइमरी मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी नहीं होती है। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर के चालू रहने होने पर ही अपना डेटा कायम रखती है। ठीक है। अगला है सूची मिलान करना है। मेमोरी डिवाइस और मेमोरी का प्रकार दिया गया है। मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी, हार्ड डिस्क किस टाइप की है और CD-ROM किस टाइप का है। तो इसका कौन सा है, सी पड़ेगा। इसमें जो मेन मेमोरी होती है वो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, DRAM मतलब। ठीक है। जो DRAM होती है, मेन मेमोरी होती है DRAM, और जो कैशे मेमोरी होती है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, मतलब SRAM। एंड हार्ड डिस्क जो होती है वो हमारी मैग्नेटिक मेमोरी होती है, और CD-ROM होती है जो CD-ROM ये ऑप्टिकल मेमोरी होती है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जिसका उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक डेटा या प्रोग्राम कोड को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। DRAM एक प्रकार की रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसका उपयोग पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और सर्वर आदि में किया जाता है। स्टैटिक रैंडम मेमोरी SRAM का इस्तेमाल कंप्यूटर की कैशे मेमोरी के लिए किया जाता है। तो कैशे मेमोरी के लिए कौन सी है, SRAM, और सेमीकंडक्टर के वाली है जो कौन सी है, ये है DRAM। ठीक है। ये मेन मेमोरी भी होती है। और मैग्नेटिक मेमोरी का इस्तेमाल कंप्यूटर डेटा के साथ साथ ऑडियो एवं वीडियो डेटा को संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है। ये हार्ड डिस्क जो होती है ऑडियो वीडियो के लिए। CD-ROM जो होती है वो एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है जो डेटा का संग्रहण करती है। ठीक है। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और कारण। कथन क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एक तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी है, बिल्कुल है, जिसमें हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों में बदलाव लाने की क्षमता है, बिल्कुल। कारण क्या है, IoT के संबंध में सुरक्षा, संगतता और डेटा की निजता के कोई मुद्दे नहीं है, ये गलत होगा। सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, बिल्कुल। इसको पढ़ देते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सामान्य रूप से इंटरनेट का एक नेटवर्क है। इसका कौन सा है, सी सही है, ए सत्य है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सामान्य रूप से इंटरनेट का एक नेटवर्क है जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आपस में जोड़ता है। यह डेटा को संग्रहित एवं परिष्कृत करने में सक्षम होता है। IoT के माध्यम से इन मशीनों को एक दूसरे से जुड़ने एवं संवाद करने का अवसर दिया जाता है। वस्तुतः IoT एक तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी है जिसमें हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों में बदलाव लाने की क्षमता है, यह सत्य है। उल्लेखनीय है कि IoT में सुरक्षा, संगतता एवं डेटा की निजता को संज्ञान में रखा जाता है, अतः कारण आर असत्य है। अगला है अभिकथन और कारण। क्रोमियम और लौह संदूषण, क्रोमियम और लौह संदूषण कुछ उद्योगों के अपशिष्ट जल में पाया जाता है। कारण, क्रोमियम और लौह तत्व का उच्च मात्रा में सेवन करने का हमारे जीवन पर विषाक्त प्रभाव पड़ सकता है, हमारे शरीर पर विषाक्त प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका ए और आर दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है। क्रोमियम एक उपयोगी धातु है जिसका खोज 1797 में वैक्वोलिन ने की थी। यह एक चमकदार, भंगुर और कठोर धातु है। क्रोमियम मुख्य रूप से क्रोमाइट खनिज में पाया जाता है। विदित हो कि यह अयस्क दक्षिण अफ्रीका, भारत, कजाकिस्तान एवं तुर्की समेत कई स्थानों पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त क्रोमियम अपशिष्ट जल में भी पाया जाता है। ध्यातव्य कि लौह संदूषण जो आयरन कॉन्टेमिनेशन स्टेनलेस स्टील सामग्री की सतह पर मुक्त लौह कणों का जमाव है जो कि संबंधित उद्योगों के अपशिष्ट जल में ही पाया जाता है, अतः अभिकथन ए सत्य है। क्रोमियम लौह तत्व की उचित मात्रा का सेवन करने पर इंसान के शरीर पर विषाक्त प्रभाव पड़ता है, इसलिए जो आर भी सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम मुख्यतः किस कारण होता है, ये होता है जल में नाइट्रेट के कारण। ठीक है। इन्फेंट मोग्लोबिनेमिया को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चों की त्वचा नीली हो जाती है। यह तब होता है जब रक्त में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण जल में अधिक मात्रा में नाइट्रेट का होना है। अगला है जलवायु परिवर्तन के आंतरिक और बाह्य कारक हैं। बाह्य कारकों में शामिल है, कौन कौन सा शामिल है, BCE
मतलब सौर परिवर्तनशीलता है, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन है और ज्वालामुखी क्रिया है। ठीक है, ये बाह्य कारक हैं। सौर पर सौर परिवर्तनशीलता और पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन और ज्वालामुखी क्रिया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक पैमानों पर पृथ्वी की जलवायु में होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ बाह्य होते हैं, कुछ आंतरिक होते हैं। बाह्य कौन कौन से हैं? सौर परिवर्तनशीलता, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, जलवायु क्रियाएं। और आंतरिक में क्या होगा? जैसे महासागर है, महाद्वीपीय विस्थापन हो गया, वायुमंडलीय प्रक्रियाएं हो गई, जल चक्र, बादल एवं बर्फ हो गए, ये आंतरिक कारण होते हैं। शहरी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित सूचकांकों उनके मान के घटते क्रम में रखिए। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले आ जाएगा L10, फिर आ जाएगा LEQ, फिर आ जाएगा L90। तो ये क्या है? ये ध्वनि प्रदूषकों के सूचकांक हैं, इनका घटता क्रम है। पहले 10 आएगा L10, फिर LEQ आएगा, फिर L19 आएगा। तो विभिन्न स्रोतों से आने वाली ध्वनियों को अलग अलग युक्तियों से मापा या वर्णित किया जाता है। यही कारण है कि विभिन्न देशों द्वारा अलग अलग ध्वनि विवरणकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें LN विवरणक प्रमुख है। अगला है एक अभिकथनों कारण। व्यवहारिक दृष्टि से जिन स्थानों पर पवन की औसत गति 8 मीटर पर सेकेंड या उससे अधिक होती है, उन्हें पवन चक्कियों से बिजली उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। कारण पवन की औसत गति 8 मीटर पर सेकंड से कम होने पर उत्पादित विद्युत की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो ए सत्य है, आर सत्य है कि व्यवहारिक दृष्टि से जिन स्थानों पर पवन की औसत गति 8 मीटर पर सेकंड या उससे अधिक होती है, तो वहाँ पवन चक्कियों में उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। इसमें क्या है? पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, उल्लेखनीय है पवन ऊर्जा के उत्पादन हेतु 8 मीटर पर सेकेंड या उससे अधिक की औसत गति है कि तटीय इलाकों को पवन चक्कियों हेतु काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। अतः कथन ए सही है। ध्यातव्य है कि 8 मीटर पर सेकेंड से कम गति वाली पवन भी ऊर्जा हेतु उपयुक्त हो सकती है। उदाहरण हेतु डेनमार्क, जर्मनी आदि देशों में प्रयुक्त क्लास 4 पवन चक्कियाँ 7 से 7.5 मीटर पर सेकेंड की औसत पवन गति पर भी उत्पादन करती हैं। तो ये प्रौद्योगिकी पर डिपेंड करता है, टेक्निक पे। शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य है। तो शिक्षा के व्यवसायीकरण का क्या लक्ष्य है? शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य है विद्यार्थियों को नियमित सामान्य शिक्षा के साथ व्यवसाय के योग्य बनाना। ठीक है, इसमें क्या है? शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य शिक्षा में सामान्य शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों में विशेष कौशल का विकास करना है। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विशेष कौशल विकसित किया जाता है जो रोजगार पाने में सहायक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान होंगे? तो इसमें से कौन से होंगे? इसमें होंगे एक तो विश्वविद्यालय के समरूप संस्थाएं, ये नहीं होंगी। शिक्षण विश्वविद्यालय होंगे और तकनीकी शिक्षण विश्वविद्यालय होंगे, शोध विश्वविद्यालय होंगे और क्या होंगे? और स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज होंगे। तो अभी तक हमारे उसमें कौन सा शोध विश्वविद्यालय का नहीं था ना, लेकिन अब इससे शोध विश्वविद्यालय का खोला जाएगा। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति भारत की मौजूदा शिक्षा प्रणाली की खंडित प्रकृति की जगह लेगी। नई शिक्षा नीति शिक्षण संस्थानों में बदलाव की वकालत भी करती है। नए एवं मौजूदा उच्च शिक्षण संस्थान 3 अलग अलग श्रेणियों में विकसित होंगे: शोध विश्वविद्यालय, शिक्षण विश्वविद्यालय और स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय। अगला है देश में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में 4 बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना एनआर सरकार समिति की अनुशंसा पर की गई। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा गठन सेकंड है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन नवंबर 1950 में हुआ था। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो ए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों असत्य है। तो क्या है इसका? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों असत्य हैं।
इसमें वर्ष 1955 में योजना आयोग द्वारा इंजीनियरिंग कार्मिक समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति? इंजीनियरिंग कार्मिक समिति थी, ठीक है, उसकी सिफारिश पर क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना हुई थी। कब? 1955 में इन्होंने गठित की थी। इसमें 8 क्षेत्रीय कॉलेज, प्रत्येक क्षेत्र में 2 पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण में, 8 थे तो चारों दिशाओं में 2-2। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना नवंबर 1945 में एक राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। अगला है नेप 2020 के बारे में सही है। क्या सही है नेप के बारे में? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020, इसके संबंध में क्या सही है? इसमें है 4 वर्ष का समाकलित बीएड द्विप्रमुख विषयी सर्वांगीण स्नातक की डिग्री होगी, जो विद्यालय शिक्षक होने की न्यूनतम डिग्री योग्यता होगी। ये तो सही है कि बीएड 4 ईयर की होगी। सभी विशिष्ट शिक्षक संस्थानों को 225 तक बहुविषयी संस्थानों में परिवर्तित करना आवश्यक होगा। ये गलत है। विशिष्ट विषयों में स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 2 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम होगा। ये सही है। और अगला है, सही पढ़ देते हैं। विशिष्ट विषय में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम एक विद्यालय शिक्षक होने के लिए पूर्व आवश्यक शर्त होगी। तो ये देख लेते हैं क्या है। नेप 2020 में क्या है? 4 वर्ष का समाकलित बीएड पाठ्यक्रम है। विशिष्ट विषयों के स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 2 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम है। और विशिष्ट विषय में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम है। जो मतलब 2 वर्ष तक विशिष्ट विषयों में स्नातक करेगा, उन्हें विशिष्ट विषयों में स्नातक डिग्री करेगा जो तो उन्हें 2 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम, और यहाँ पे 4 वर्षीय लिखा है स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम। अगला है, इसमें सूची मिलान करना है, ठीक है। अनुच्छेद 29(1) कौन किस रिलेटेड है? तो अनुच्छेद 29(1) किसे होगा? ये शैक्षिक संस्थानों में अवसर की समानता से होगा शायद रिलेटेड। अनुच्छेद 19(1)(a) ये किस में आएगा? 19(1)(a) ये आ जाएगा, सूचना का अधिकार आ जाएगा। और अनुच्छेद 239 केंद्र सरकार के उत्तरदायित्व के अंतर्गत आने वाली संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा, 239 का हो जाएगा 4, सी का 4 है ना, हाँ। और अनुच्छेद 21(a) ये तो पता ही है हमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा है। और 29(1)(a) सूचना का अधिकार हो जाएगा। 29(1) का हो जाएगा शैक्षिक संस्थानों में अवसर की समानता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।